जय हिंद दोस्तों, आप सबका अपना YouTube चैनल सन लाइव क्लासेस में स्वागत है। मैं मिथुन सर। जैसा कि हम आप लोग को बोले थे कि 4 तारीख से आप लोग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो आज से आप लोग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है। आज जो है पहला चैप्टर का हम लोग का करेंगे जी, वास्तविक संख्या जिसका नाम है, उसी के केवल पहला चैप्टर में से कौन कौन सी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी सब के बारे में हम लोग का करेंगे। आज जानकारी प्राप्त करेंगे और जो भी चीज़ें हैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा जाएगा उसको सॉल्व किया जाएगा। और जो समझिए कि जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा जा रहा है वो क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा है ज़रूर, ठीक है, और आगे आने वाले एग्जाम में पक्का पूछ सकता है। इसलिए आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा बने रहना है। आज केवल पहला चैप्टर का हम क्या करेंगे जी, रिवीजन करेंगे। चलिए, तो लाइव में सभी बच्चे बन जाइए। जितने भी बच्चे हैं जो अभी तक लाइव में नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं 2, 1, 5, 10, 15 सेकेंड, जितना भी है सभी बच्चे हैं जो भी, वो आप लोग लाइव में जुड़ जाइए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे जी, इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा जो भी बच्चे होंगे उनके पास। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को बिना रुके क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। सबसे पहले इस चीज़ समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हम भाग देते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए कोई भाग देते हैं, 5 से हमें 8 में भाग देना है। किससे भाग देना है जी, 5 से 8 में भाग देना है। तो 5 से कम 5 कटा देते हैं, क्या आता है जी, नीचे 3 आ जाता है। नीचे क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो देखिए जो नीचे बच जाता है वो क्या कहलाता है जी, शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है जी, भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं जी, भाजक बोलते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसका क्या हो जाता है, भाज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। समझ में आ गया। यानी अगर इस तरह से देखा जाए तो भाज्य बराबर, मान लीजिए हमें ये 8 का मान भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस शेषफल। यही नहीं होगा जी, ये चीज़ होगा। भाज्य बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य को A मान लीजिए, भाजक को आप B मान लीजिए, ठीक है। भागफल को आप Q मान लीजिए। तो A बराबर BQ प्लस R। ये जो होता है आपका जो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम ये सब का निकालेंगे जी, HCF निकालेंगे। तो इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम नियम। समझ में आ गया। चलिए तो इसी पे हम लोग बनाएंगे। यानी अब इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है जी, HCF निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे A या B का मान कौन है। अब यहाँ से आप लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखिए तो इसमें A या B का मान कौन है जी, तो जो बड़ा है, वो जो बड़ा है, जैसे 135 है, 225 है, इसमें बड़ा कौन है जी, तो बड़ा है आपका 225 बड़ा है। तो 225 आपका किसका मान हो जाएगा, A का मान हो जाएगा। अब B का मान होगा जो इससे छोटा है, यानी 135 आपका B का मान हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसी सूत्र का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब यहाँ पर लिख दिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है जी, यहाँ पर हम लिखेंगे। तो सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R। तो A की जगह पे A का मान रख लीजिए। A का मान कितना है जी, 225 यहाँ पर रख लीजिए। B के जगह पर B का मान रख लीजिए 135। तो चलिए 135 से इसमें भाग देंगे। तो अब बताइए यहाँ पे इसको हमें मिटाना पड़ेगा। चाहे देखिए यहीं पर हम बना दे रहे हैं। मान लीजिए 225 में हमें 135 से भाग देना, तो 225 लिख लें। इसमें 135 से हमें भाग देंगे तो एक मर्त में कटेगा जी 135, कितना आ जाएगा, शेष 90 आ जाएगा। यानी इसको यही चीज़ लिखेंगे, कितना मर्त में कट रहा है जी, एक मर्त में कट रहा है। Q यानी Q का मान कितना आ जा रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 लिख लिए। तो 35 गुणे 1 करने पर शेष कितना बच रहा है, 90। तो 90 को यहाँ पर लिख देंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ गया ना। फिर से इसको सॉल्व कीजिए। अभी भी यहाँ पर रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा, यानी जब तक R का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये देखिए अब ये 135 इसके स्थान पे आ जाएगा, A के स्थान पे 135 आ जाएगा, और जो शेष बचा है वो B के स्थान पे आ जाएगा।
अब 90 का पहाड़ा कितना बेर पढ़ेंगे कि 135 आएगा जी, तो नहीं आएगा, एक बेर पढ़ लीजिए, 90 एकम 90, शेष कितना बच जा रहा है जी, 45 शेष बच जाएगा, यही नहीं होगा जी। जैसे 135 में आप 90 से भाग दीजिएगा तो 90 एकम का होगा जी, 90 होगा, घटेगा कितना है 45, वहीं 90 गुणे 1 प्लस 45, 90 गुणे 1 प्लस 45, ठीक है। अभी भी शेष 45 आ गया, फिर से इस 90 को यहाँ पर लिखेंगे, अब बराबर ये 45 यहाँ पर आ जाएगा। तो 45 का पहाड़ा कितना बेर पढ़ेंगे कि 90 आएगा, तो कहिएगा 2 बेर, 45 दूना 90, शेष का आ गया जी 0। अब शेष 0 आ गया तो समझ जाइए कि अब इसका HCF निकल गया। तो किससे लास्ट में कटा है जी, तो किससे कटा है, किसका पहाड़ा पढ़े हैं, 45 का पहाड़ा 2 बेर पढ़े हैं, यानी 45 ही हमारा क्या होगा जी, इसका HCF होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह बनाएंगे कभी भी, अगर इस तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अगर HCF पूछ देगा तो, ठीक है, समझ में आ गया। फिर से अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन जैसे ये दिया है 48 और 40 का निकालना है, किसका निकालना है जी, 48 और 40 का। तो यहाँ पर हम इसको भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे अभी लाइव में नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, और वो बच्चे लाइव में जुड़ जाएंगे उनके लिए भी सही होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, ये मत समझिए कि वाइट बोर्ड पे पढ़ाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वाइट बोर्ड पे ही पढ़ाई होगा। और बहुत जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है 48 और 40 का। तो इसमें एक का मान कौन होगा जी, तो एक का मान जो बड़ा है, 40 बड़ा है, तो 40 आपका ए का मान हो गया, सॉरी 48 बड़ा है तो 48 आपका ए का मान हो गया, अब बी का मान का हो जाएगा जी 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे यही चीज़, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है। अब चलिए, इसका सूत्र क्या होता है, तो A बराबर BQ प्लस R, इस सूत्र को हमें याद रखना है, इसी सूत्र को हमें बैठाएंगे तो बनेगा, समझ में आ रहे हो। तो A की जगह पर क्या है जी, 48 का 48 रखिए, बराबर B की जगह पर 40। चलिए 40 का पहाड़ा कितना बेर पढ़ेंगे कि 48 आएगा, नहीं आएगा, एक बेर पढ़ लीजिए, 40 से कम 40, शेष कितना बच जाएगा जी, तो मान लीजिए 48 में अगर हम 40 से भाग देते हैं तो एक मतलब में कटेगा, 40 से कम 40, शेष आ जाएगा 8, तो जो शेष आया इसमें जोड़ लीजिए 8, तो A बराबर BQ प्लस R हो गया। फिर सब 40 इसके स्थान पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, ये 40 यहाँ पे आएगा तो 8 यहाँ पे आएगा। 8 का पहाड़ा कितना बेर पढ़ेंगे कि 40 से, बोलिएगा 5 बेर, 8 5 40, शेष कितना बच रहा है जी, एक और नहीं बच रहा है, यहाँ पर 0 का 0, यानी जब रिमाइंडर यानी जब शेषफल 0 आ गया तो समझिए कि इसका HCF निकल गया। इसका HCF का हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा, अंत में किससे कटा है 8 से, तो 8 हमारा क्या हो गया, HCF होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा तो इस तरह हम बनाएंगे। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछता है या 3 नंबर में पूछता है, समझ में आ रहा है। तो जितने भी बच्चे अभी लाइव में नहीं जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ जाइए, समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो बिना विलंब किए हुए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी भी आप शेयर नहीं किए हैं इस लाइव को तो आप लोग शेयर कर दीजिए, समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, समझ में आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा करता था मैट्रिक एग्जाम में, लेकिन अभी यह सब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है क्योंकि ये सब क्वेश्चन हल्का है, लेकिन पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, समझ में नहीं। पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं जी, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। यानी इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 140 किससे कट सकता है जी, तो बोलिएगा 2 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 से अगर 140 में भाग देंगे तो 70 आएगा। अगर इसमें भी अगर 2 से हम भाग देते हैं तो 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35। तो लास्ट में क्या है जी, 5 है। तो कभी भी अंत में अगर 5 रहेगा तो 5 से आप भाग दे दीजिएगा। तो इसमें हम 5 से भाग देंगे, 5 सते 35 और 7 को कटा देंगे, 7 एकम 7, ये कट गया, समझ में आ रहा है। तो इसको आप लिख लीजिए, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में क्या आ गया जी, 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1 आ गया, समझ में। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 2 कितना बार है, तो 2 बार है, तो यहाँ पर 2 के पावर हम 2 लिख लेंगे, समझ में गया। गुणे 5 कितना बार है जी, तो 5 एक बार है। 7 कितना बार है, 1 बार है। 1 एक बार है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में, समझ में गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 2 नंबर, तो 2 नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। 156, इसको हम कैसे कटाएंगे जी,
समझ में आ रहा है ना? जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है बताइए कि अगर सर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हम फिर से क्या करेंगे जी, समझाने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो जो भी बच्चे हैं अभी लाइव में नहीं जुड़े हैं उनके पास शेयर कर दीजिए और वो भी लाइव में जुड़ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया अंत में 6 है तो इसको 2 से कटा सकते हैं। 7 दूना 14 और 1 जगह 16, 2 8 16। फिर से इसको भी 2 से कटा सकते हैं। 3 दूना 6, 1 जगह 18, 2 9 18, 39 आ गए। 3 से कट सकता है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो सकता है। 13 एकम 13, एक मर्त में कट जाएगा। समझा रहे ना? तो इसका क्या होगा जी, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 2 कितना बार है, 2 बार है तो 2 के पावर 2 लिख लीजिए। 3 एक बार है, 13 भी एक बार है और 1 भी एक ही बार है। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन समाप्त। तो कभी भी किसी भी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। मैट्रिक के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं है। पहला चैप्टर का सवाल है। HCF और LCM का ये सब कोई इसी से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी आपको 3 नंबर क्वेश्चन पे ले चलते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि LCM तथा HCF ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF होता है कि नहीं। सबसे पहले आप काम कीजिए कि इसका LCM और HCF निकाल लीजिए। तो LCM और HCF कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप काम कीजिए कि यह इन दोनों संख्याओं का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जैसे 26 का अभाज्य गुणनखंड अभी करना सीखा है और 91 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो इसको 2 से कटाएंगे तो 13 मर्त में 13 दूना 26 और 13 एकम 13, एक मर्त में कट जाएगा। इसको भी कटाएंगे, 91 है तो 13 से कट सकता है। 13 सते 91 और 7 एकम 7 हो गया। समझ में गया ना? तो यहाँ पर देखिए 26 का क्या आ गया जी अभाज्य गुणनखंड। 26 का आ गया 2 गुणे 13 गुणे 1 आ गया। और 91 का आपका आ जाएगा यहाँ पे 13 गुणे 7 गुणे 1। तो अब देखिए यहाँ पर HCF का होगा और LCM का होगा, ये दोनों निकालना है, HCF और LCM। तो यहाँ से अगर HCF निकालते हैं तो वह सबसे बड़ी संख्या बताइए, वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में मिल रहा हो। तो बोलिएगा दोनों में काम मिल रहा है जी, 1 मिल रहा है और 2 7 तो नहीं मिला है, 13 मिल रहा है दोनों में। दोनों में क्या मिल रहा है जी, 13। तो 13 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। दोनों में मिलना चाहिए और वो बड़ी संख्या होना चाहिए, वो क्या कहलाता है जी, HCF। तो दोनों में 13 मिल रहा है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 ही आपका क्या होगा, HCF होगा। LCM अगर देखा जाए तो LCM में क्या किया जाता है, तो जो मिलता है वो भी लिखिए। देखिए 13 मिल रहा है तो 13 का 13 भी लिखिए और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। यानी जो मिलता है उसको भी लिखिए और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। तो 13 मिल रहा है लिख लिए, का नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है और 1 नहीं मिल रहा है और का नहीं मिल रहा है जी, 7 नहीं मिल रहा है और 1 तो छोड़िए, 1 का उतना ही आ जाएगा गुणा करने पर। तो ये 2 और 7 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको गुणा कर लीजिए। 13 दूना 26 और 26 में आप 7 से गुणा कर लीजिए, ये ना जी। तो 7 छक 42 के 2 हासिल 4 और 7 दूना 14 4 18, 182। इसका LCM कितना आ गया जी, LCM आ गया 182। अब इसका HCF निकाल लीजिए और LCM निकाल लिए। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, ये हमें जांच करना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ये जो दोनों संख्या दिया गया है, इन दोनों संख्या को गुणा कीजिए। यानी 26 गुणे 91 बराबर, ये दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होना चाहिए HCF गुणे LCM। समझ में रहनु, HCF LCM एक बगल गुणा कीजिए, हाँ दोनों संख्याओं को एक तरफ गुणा कीजिए और जांच कीजिए कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इसको जांच कीजिए, तो गुणा कीजिए। 91 में अगर हम 26 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी, 6 एकम 6 9 में 6 से गुणा करें तो 9 छक 54 हो जाएगा। समझ में गए। और 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 9 दूना 18। इसको अब जोड़ लीजिए, 6 6 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा, इस दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23 6 6 बराबर। इसको अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा कीजिए, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 13 8 104 104 और 2 106 106 के
6, हासिल 10, 13 कम 13 10 23। देखिए दोनों का हो गया जी बराबर आ गया, दोनों का हो गया तो बराबर आ गया। तो इसी तरह हमें जांच करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है या इसको जांच करना है। इसी तरह समझ में आ गया। इस तरह का क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है। सेम इसी तरह ये देखिए, ये जो क्वेश्चन दिए गए इसका भी वही करना है, ठीक है। यानी 50 और 80 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद से दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ। समझ में गया। अब यहाँ पर देखिए, तो 2 से करेंगे तो ये का आ जाएगा जी 25 आ जाएगा। 5 से करेंगे 50 25, 5 एकम 5 हो गया। इसको भी 2 से कटाएंगे तो 40 हो जाएगा। इसको 2 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा। इसको 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा। इसको 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 2 5 10, इसको 5 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको 50 वाला कितना आ रहा है जी, 50 वाला आ रहा है 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 5 आ रहा है। और 80 वाला का आ रहा है, 80 वाला आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 गो 2 आ रहा है। पहले 4 गो 2 लिखिए न, उसके बाद से 1 5 आ रहा है। समझ में आ गया। 1 को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से एचसीएफ का होगा इसका। एचसीएफ बताइए तो, एचसीएफ जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, सबसे बड़ी संख्या बताइए तो। ये 2 मिल रहा है तो 2 को निकाल लीजिए। और क्या मिल रहा है, और मिल रहा है यहाँ पर 5 और इसमें मिल रहा है 5, तो 5 को भी निकाल लीजिए। और कोई संख्या मिल रहा है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 2 2 है, जबकि इसमें नहीं। अब कोई नहीं मिल रहा है, यानी इसका एचसीएफ 5 दूना 10। एचसीएफ का हो गया आपका 10 हो गया। एलसीएम अगर देखा जाए इसका एलसीएम, तो जो मिल रहा है वो भी लिखिए। 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, का नहीं मिल रहा है तो ऊपर 5 नहीं मिला है और नीचे 3 गो 2 नहीं मिला है। 2 गुणे 2 गुणे 2 ये नहीं मिला है। सबको गुणा कर लिए। 2 दहिया 2 5 10, 10 5 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 दूना 400। इसका क्या आ गया जी, एलसीएम आ गया। 400 का आ गया जी इसका एलसीएम आ गया। समझ में आ गया ना। अब कह रहा है कि इसको जांच करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्या दिया गया है, इन दोनों संख्या को गुणा कर लीजिए। यानी 50 गुणे 80 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, चाहे एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है दिया है दी 10 गुणे एलसीएम कितना दिया है 400। इसको गुणा कर लीजिए। देखिए 5 8 40 और 2 गो 0, 4000 इधर आ गया और 4 एकम 4 और 2 गो 0 1 गो 0 3 गो 0, 4000 इधर आ गया। दोनों का हो गया जी बराबर हो गया। तो इसी तरह हमें क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना है, इसको बराबर करना है। मैट्रिक के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ रहा है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए। और अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन। ये दोस्तों अभी हम पहला चैप्टर का क्या कर रहे हैं जी, रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे यह 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एचसीएफ 306,657, इन दोनों का एचसीएफ जो है 9 दिया है, तो एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों का एचसीएफ इतना है तो इस दोनों का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमें चीज़ याद रखना चाहिए। देखिए पहली संख्या इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है जी, पहली संख्या दिया है 306, ठीक है। और दूसरी संख्या दिया है, दूसरी संख्या दे रखा है आपका 657। दूसरी संख्या कितना दिया है जी 657 दिया है। जबकि इसका एचसीएफ दे रखा है 9, तो हमें एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले एक चीज़ का हमें सूत्र याद होना चाहिए कि एलसीएम बराबर का होता है, एचसीएफ बराबर का होता है। याद रखिएगा, एचसीएफ बराबर होता है एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बट्टा में एलसीएम। कब, जब एलसीएम दिया रहेगा तब। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है जी, एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकालना है। तो ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है जी, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए यही सूत्र होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अब बट्टा में यहाँ पर एलसीएम के जगह पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बस यही 2 सूत्र है। इस दोनों सूत्र को हमें क्या करना पड़ेगा जी, याद करना पड़ेगा। अगर एचसीएफ निकालना है
तो नीचे एलसीएम रखेंगे, बाकी ऊपर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऊपर दोनों सेम रहेगा। अगर एचसीएफ निकालना है तो नीचे एलसीएम रहेगा, अगर एलसीएम निकालना है तो नीचे एचसीएफ रहेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या निकालना है जी, इसमें एलसीएम निकालना है। समझ में आ रहा है? तो एलसीएम यानी यही सूत्र पर बैठाएंगे। पहली संख्या कितना है जी 306, यानी 306 गुणे दूसरी संख्या कितना है 657, अब बट्टा एचसीएफ कितना दिया है 9, तो आप नीचे क्या रख देंगे जी 9 रख देंगे और इसको हम अब भाग दे देंगे। क्या करेंगे जी भाग दे दीजिए। देखिए किससे कट रहा है, ये कट जा रहा है 9 से। देखिएगा 9 सते 63, 63 कट जाएगा तो 65 में से 63 कट जाएगा 2, 2 9 27, 3 9 27, यानी 73 मर्त में क्या हो जा रहा है कट जा रहा है किससे 9 से। ठीक है, अब 73 से इसमें गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 306 में अब 73 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, 6 3 18 और 3 3 का 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 से गुणा करेंगे तो 7 6 42 और 7 3 का 21, इसको जोड़ लीजिएगा तो 8 3 और 9 3 13 के 3 हासिल 1 और 2 1 3 और 2 का 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका 23,338। यही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, और इसका एलसीएम होगा। बोलिए समझ में आ गया? तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। कब बनेगा? जब सूत्र याद रहेगा तब बनेगा। समझ में आ रहा है? तो सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह हम लोग चलते हैं। अब कितना नंबर क्वेश्चन पर जी 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, अगर शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्लास को बिना रुके हम 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखना बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह हर साल मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन हर साल मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में हर साल पूछता है। एकदम VVI क्वेश्चन है और इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन दिया गया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले आप काम कीजिए, इसको लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है जी? परिमेय संख्या है। चलिए अब किसका मान लीजिए कि √5 का है जी आपका परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको भी P/Q बराबर हम √5 लिख लेंगे। ठीक है, तो P/Q बराबर √5 लिख लीजिएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यानी यहाँ पर Q का मान Q नॉट इक्वल टू 0, हमेशा जो है Q का मान 0 नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अगर Q का मान 0 आ गया तो समझिए ना ही ये परिमेय संख्या है ना ही ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिभाषित हो जाएगा क्योंकि आज तक इसका मान निकाला ही नहीं गया है। समझ में आ रहा है? अगर Q का मान 0 हो गया तो ये ना ही परिमेय में आएगा ना ही अपरिमेय में आएगा। समझ में आ गया? तो √5 का है जी हमारा परिमेय संख्या है, तो इसको P/Q के रूप में हम मान लेंगे। चलिए अब दोनों तरफ क्या लिखेंगे जी? दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, इधर भी वर्ग कीजिए इधर भी वर्ग कीजिए। समझ में? तो ये क्या है जी P/Q है अब बराबर √5 है। अब दोनों तरफ वर्ग कीजिए, वर्ग यानी इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। ठीक है, P का स्क्वायर करेंगे तो P² होगा, Q का स्क्वायर करेंगे तो Q² होगा बराबर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचेगा जी 5 बच जाएगा। क्या बचेगा? 5 बच गया। अब यहाँ पर देखिए Q² यहाँ पर 2 है, यानी यहाँ पर ये P² और बट्टा में Q² गुणे Q² अब बराबर 5 है। तो आप काम कीजिए, यहाँ पर 2 Q है तो यहाँ पर 2 Q है, तो 1 Q को यहाँ से हटाकर इधर भेज दीजिए, किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा जी? गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए P²/Q ये आपका किस में है जी? भिन्न में है। ये किस में है? भिन्न में है। किस में है? भिन्न में है। अब 5 गुणे Q ये अभाज्य संख्या है, लेकिन चलिए ये दोनों का है, दोनों को देखा जाता है दोनों पूर्णांक है। कौन संख्या है जी? पूर्णांक संख्या है। और इसके बीच में दोनों में क्या लगा है जी? बराबर का चिन्ह लगा है। किस में लगा है? बराबर का चिन्ह लगा है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी भी भिन्न जो है
ये भिन्न संख्या जो है पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होगा, ना ही कभी पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है आपका असंभव हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? असंभव, असंभव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी? असंभव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो भिन्न कभी भी ना ही पूर्णांक के बराबर होता है, ना ही पूर्णांक भिन्न के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा जी? ये आपका असंभव हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परमेय संख्या है। √5 एक परमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। इसलिए √5 एक का है जी? अपरमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। समझ में गया? तो इस तरह हम बनाएंगे हमारा फुल में एकदम 100 जितना भी नंबर का सवाल होगा उतना में उतना नंबर हमारा मिलेगा। समझ में आ रहा है? फिर से मिलते हैं, हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है हर साल मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में हमेशा पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बताना बहुत एकदम जरूरी है। VVI क्वेश्चन है। समझ में रहना? सबसे पहले इसको आप मान लीजिए, यहाँ पर हल कीजिए। हल माना कि √7 एक परमेय संख्या है। क्या मान लीजिए? परमेय संख्या है। √7 एक परमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? जब ये परमेय संख्या है तो √7 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q बराबर √7 हो सकता है। ठीक है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू का होगा जी? 0 होगा। अब P और Q सदैव का होंगे जी? सदैव पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? सदैव पूर्णांक होंगे। सदैव पूर्णांक होंगे, हमेशा पूर्णांक होंगे। और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह का हम लिख सकते हैं। समझ में? अब क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर जी? वर्ग करने पर आप दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए। समझ में आ रहा है? तब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तब P/Q यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर √7 हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर। वर्ग यानी स्क्वायर करना। समझ में आ रहा है? वर्ग यानी स्क्वायर करना, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? जब इसका स्क्वायर करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ये। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए, तो P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। बराबर यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा जी? केवल 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7 बचेगा। जैसे कि अभी बताइए, यहाँ पर Q स्क्वायर, यहाँ पर Q जो है 2 है ना, तो एगो Q को हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा जी? तो यहाँ पर बच जाएगा P स्क्वायर और नीचे में Q बच जाएगा। यहाँ पर 7 गुणे 2 Q को, एगो Q को इधर भेज देंगे, तो एगो Q यहाँ पर हो जाएगा, एगो Q यहाँ पर आ जाएगा, एगो Q यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ है आपका भिन्न में है। किस में है जी? भिन्न में है। ये चीज़ किस में है? भिन्न में है। और ये आपका किस में है? पूर्णांक में है। किस में है? पूर्णांक में। तो याद रखिए, कभी भी भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं होगा, ना ही कभी भी पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर होगा। यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह दिया है, यानी ये क्या है जी? असंभव है। असंभव है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है कि √7 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। हम क्या माने थे? √7 को परमेय ही नहीं माने थे। ठीक है, परमेय माने थे। तो हमारा मानना गलत है कि √7 एक परमेय संख्या है। इसलिए √7 एक का है? अपरमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम बना सकते हैं। हमारा 5 में 5 नंबर मिलेगा, एकदम पूरा फुल नंबर मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? हाँ।